हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हेमेटेनिक एजेंट। आज हम लोग हेमेटेनिक एजेंट को पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हेमेटेनिक एजेंट क्या होते हैं। अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो आपको इस चैप्टर में ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स चैप्टर का नाम है। इसमें आपको बेसिकली 4 टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है हेमेटेनिक एजेंट्स, दूसरा है एंटीकोएगुलेंट्स, तीसरा है एंटीप्लेटलेट एजेंट एंड चौथा है थ्रोम्बोलाइटिक्स। ये 4 आपको कैटेगरी पढ़ना है। एक एक क्लास मुझे लगेगा सबको पढ़ाने में। हेमेटेनिक एजेंट आज मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद एंटीकोएगुलेंट, उसके बाद एंटीप्लेटलेट, उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक्स। ये सारे ड्रग्स कहीं ना कहीं ब्लड पर काम करते हैं। ठीक है, आपको हर एक ड्रग का मतलब कम से कम पता होना चाहिए। जैसे हेमेटेनिक का मतलब क्या है, कुछ एग्जाम्पल। एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल। एंटीप्लेटलेट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब क्या है, एग्जाम्पल। है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन का पोर्शन होता है या ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है वहां से बहुत अच्छी सी क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है, कवर करना है। 1 बाय 1 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्लड को याद दिला दें, क्योंकि हेमेटेनिक एजेंट्स आपको जहां तक हम बता दें कि यहाँ पे हीम वर्ड आ रहा है, हीम वर्ड आ रहा है। तो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, यानी ब्लड को गाढ़ा करता है, ब्लड में आरबीसी का मात्रा बढ़ाता है। ऐसे सेल्स, ऐसे एजेंट्स, ऐसी दवाएं जो ब्लड में आरबीसी के लेवल को इंक्रीज करे, हीमोग्लोबिन को बढ़ाए, उसको हम लोग कहते हैं हेमेटेनिक एजेंट। ठीक है, हाँ। तो चूंकि चैप्टर का नाम है ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, तो थोड़ा सा ब्लड जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोगों में से किसी को भी ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगा कि हाँ भाई थोड़ा समय अगर ब्लड पढ़ाने में ले लिया तो। इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ब्लड क्या है, वैसे सवाल आपसे ब्लड के बारे में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जान लो कि भाई ब्लड क्या होते हैं। तो ब्लड एक वाइटल लिक्विड है जो आपके बॉडी में पाया जाता है और सर्कुलेट होता है हार्ट के द्वारा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के द्वारा पूरे बॉडी में। यस, ब्लड एक इंपॉर्टेंट लिक्विड है, आपके शरीर का तरल पदार्थ है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। किसके द्वारा? हार्ट। हार्ट पंप करता है ना, धक धक करने लगा, है ना, क्या हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, पंपिंग ऑर्गन, जिससे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। फिर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है। आपको पता है कि ब्लड आपका जो जाता है, ब्लड आपके बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी ऑक्सीजन है, गैसेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। पूरे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ये बोल रहा है इट हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं, सच एज कैरिंग ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन को कैरी करना, एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, पोषक तत्वों को पहुंचाना, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह बन गए हैं तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, जैसे CO2 बन गया तो CO2 को लंग्स तक लाना, लंग्स से फिर बाहर निकालना, है ना, वैसे ही। एंड फाइटिंग इन्फेक्शन, कुछ ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करने में भी मदद करते हैं। उम्मीद करता हूं आप मुझे जरूर बताएंगे कि कौन से ब्लड सेल फाइट को, इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। बताओ, तो फाइट को इन्फेक्शन से फाइट यानी डिफेंस, ये कौन करता है? WBC करता है। कौन करता है? WBC, क्योंकि WBC हमारे शरीर का सोल्जर है। यस। और हेमेटोपोएसिस का मतलब क्या होता है दोस्त? हेमेटोपोएसिस मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स। ब्लड के बनने की प्रक्रिया या ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स के बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस कहते हैं। कहीं पे भी ये पोएसिस वर्ड लग जाए यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, बनने की प्रक्रिया। तो हेमेटोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को, है ना, ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स के बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अब चलो भाई, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है थोड़ा सा वो भी देख लो। तो ये आपका ब्लड वेसल्स दिखाया गया इस इमेज में। अब देखो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा सा इसको देख लो भाई। तो ब्लड में आपको पता है कि सबसे उसका लिक्विड पार्ट क्या है, बताओ? प्लाज्मा है। ग्रेट। लिक्विड पार्ट, मेरे साथ बोलते चलना, जवाब देते चलना, आपको अब पता होना चाहिए सब पार्ट, नहीं पता है तो सुनते चलो। ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और उसके बाद ब्लड सेल्स में आपके क्या क्या आते हैं? तो एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। WBC में आपके 5 टाइप्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, ये सब हो गया। फिर प्लेटलेट्स यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है।
राइट। और वही चीज़ों को इस इमेज में दिखाया गया है। अगर मैं चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा याद दिलवाऊं कि आपका ब्लड जो है पूरे बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है, कितना होता है 5 to 6 लीटर, राइट। हाँ, अगर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है तो पूरे ब्लड का 55% भाग 55% भाग 50% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का ये तरल हिस्सा होता है, ब्लड को फ्लूइडिटी देने का काम करता है। अब प्लाज्मा में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है, कितना 90 से 92%, 90 से 92% जल ही होता है। एंड 6 से 8% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन वगैरह होता है। एंड कुछ एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना तेजी तेजी से क्यों बता रहे हैं, तो एक्चुअली बाबू ये रिवीजन क्लास है, ब्लड को रिवाइज करा रहा हूँ। और ब्लड से आपके एग्जाम में फार्माकोलॉजी में सवाल नहीं आएगा कि ब्लड क्या है, कंपोजिशन क्या है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी जब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहाँ से एकदम आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। ये टॉपिक मैं मान के चलाऊंगी, थोड़ा बहुत आपको पता है, नहीं भी पता है तो यहाँ से सीधे सवाल सेकेंड ईयर के क्वेश्चन में नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक यहीं से बनेगा, बेस यहाँ से बनेगा, इसलिए थोड़ा याद दिला रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ब्लड सेल्स जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी होता है, ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, एंड प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, राइट। अब आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। प्लेटलेट्स का काम क्या है, आपको ये क्या कहते हैं उसको, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉट करवाना। डब्ल्यूबीसी का काम है इन्फेक्शन से फाइट करना। अब डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट है ना, याद रखना, ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि जिसमें ग्रेन्यूल्स है, और जिसको ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको हम फील कर सकते हैं। यस, यानी छोटे छोटे दाने हैं तो हम फील कर सकते हैं, तो नाम के आगे फिल्स लगा रहेगा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, है ना। हाँ, तो ये ग्रेनुलोसाइट हो गया है। एक ग्रेनुलोसाइट में एक ग्रेनुलो है, यानी ग्रेन्यूल्स नहीं है, यानी फिल्स वर्ड नहीं लगा रहेगा। जैसे देखो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यहाँ फिल्स वर्ड नहीं लगा हुआ है, इसमें फिल्स वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपने ब्लड के कंपोजिशन को रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब देखो हेमेटिनिक एजेंट की जरूरत कब पड़ेगी, कब पड़ेगी, यानी ब्लड में आपका ब्लड कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, ब्लड पतला हो गया, है ना, ब्लड का मात्रा कम हो गया, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। तो एक्चुअली आप थोड़ा सा ब्लड से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर्स भी आप जान लो, सुबह भी आप पढ़े थे थेरेपेटिक्स में भी, तो कॉमन टॉपिक है ना थेरेपेटिक्स, और अभी जो चल रहा है तो आपको हेल्प भी मिलेगा पढ़ने में। तो अनीमिया क्या होता है, हमने आपको बताया था, खून की कमी को क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। तो अनीमिया इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। मैंने बताया था अगर किसी को ब्लड की कमी नॉर्मल, अगर कोई सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है एनीमिया का, तो भैया एनीमिया का सबसे बेसिक डेफिनेशन हो गया कि अगर ब्लड की कमी है ना, अगर ब्लड की कमी हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब ब्लड में भी किसकी कमी हो गई, तो आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी की कमी हो गई तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, अनीमिया कहेंगे। और आरबीसी में भी किसकी कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो भी हम उसको अनीमिया कहेंगे, राइट। हाँ, तो वही वाली बात है कि यहाँ पर लोअर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल जितना होना चाहिए उससे कम है, उससे कम है, तब उसको एनीमिया कहते हैं। एंड इनसफिशिएंट, देखो, या फिर इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, क्योंकि आरबीसी में भी जो मेन ऑक्सीजन को, मेन है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड में ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्यों, क्योंकि ब्लड में आरबीसी है। और गहराई में जाओगे तो आरबीसी क्यों कैरी कर पाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन क्यों कैरी कर पाता है, क्योंकि आयरन है। तो और डिटेल में थोड़ा जाओगे तो आप यहाँ पे ये समझोगे कि भैया आयरन की कमी को भी, आयरन की कमी को भी आप क्या कह सकते हो, एनीमिया कह सकते हो। अगर जो ब्लड में आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, हाँ, तो हीमोग्लोबिन देख लो क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, दैट हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने में मददगार होता है, राइट। ये देखो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मली आरबीसी कितना सारा है ब्लड में, देख लो ये लाल लाल, लेकिन एनीमिया वाले में वही आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको एनीमिया कहते हैं। अब देखो एनीमिया में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, कह रहा है व्हेन समवन इज एनीमिक, अगर कोई पेशेंट एनीमिक है यानी जिसको एनीमिया है, तो देयर बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन, उसके बॉडी में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। क्यों बताओ, क्योंकि आरबीसी की मात्रा कम हुई, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, और हीमोग्लोबिन में आपका वही मेन है जो कि आपको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन
एनफ अमाउंट में बॉडी तक जा नहीं पाता, जिससे हर जगह आपके बॉडी में फुर्ती नहीं आएगी, एनर्जी नहीं बन पाएगा, होता है ना, जिससे कि आपको हर समय फटीगनेस यानी कि थकावट, फटीगनेस का मतलब क्या है, फटीग यानी फटीग फील होगा, यानी थकावट जैसा फील होगा, हर समय कैसा फील होगा, थकावट जैसा। वीकनेस मतलब क्या हो गया, कमजोरी, वीकनेस मतलब क्या हो गया, कमजोरी जैसा एहसास होगा। पेल स्किन यानी पीला स्किन, जैसे देखो नॉर्मली हैंड कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे हम लोग का ऐसा है, लेकिन उसका हाथ हल्का पीला जैसा दिखेगा, है ना, पेल स्किन देखने को मिल जाएंगे। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑक्सीजन की कमी है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सांस लेने में भी डिफिकल्टीज आएंगी, है ना। एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर, अलग अलग कारण से हो सकता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, यस आयरन की कमी हो जाए, मैंने बताया क्यों, क्योंकि आयरन की कमी होगी तो फिर हीमोग्लोबिन में, देखो हीमोग्लोबिन में आपको बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में ये जो हीम वाला पार्ट है ना दोस्त, ये जो हीम वाला पार्ट है, याद रखना हीम वाला पार्ट आयरन ही है, तो अगर आयरन की ही कमी हो गई तो फिर हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा। तो वही बोल रहा है कि एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस हो जाए, बहुत ज़्यादा खून बह जाए, या तो कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से एनीमिया हो सकता है। अब जैसे एनीमिया में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, एनीमिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सबसे कॉमन यही है कि आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी। कह रहा है देखो, अनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में वैसे डाइट की कमी हो जाती है, कोई पर्सन आयरन रिच फूड नहीं ले रहा है, आयरन रिच जो फूड्स हैं उसको नहीं कंज्यूम कर रहा है, यानी आयरन के स्रोत वाले जो खाना है उसको नहीं खा रहा है, तो उसके आयरन की कमी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आयरन जैसा फूड नहीं ले रहा है, फॉलिक एसिड से भरपूर फूड नहीं ले रहा है, विटामिन बी वाला नहीं ले रहा है, विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों। विटामिन सी इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी आप आयरन खाते हो तो उसको विटामिन सी एब्जॉर्प्शन अच्छा करवाता है, यानी आयरन खाए अब अच्छा एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, अब हेमोरेजिक एनीमिया भी होता है कुछ कुछ। अब देखो अलग अलग टाइप्स के एनीमिया, बहुत सारे टाइप्स के एनीमिया है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लो 2-3 टाइप्स का। जैसे हेमोरेजिक, हेमोरेजिक मतलब क्या होता है, हेमरेज, याद रखना हेमरेज, हेमरेज मतलब है कहीं पे भी ब्लड लीक कर जाना, मान लो कहीं पे इंटरनली ब्लड आपका लीक कर रहा है ना, तो उसको हेमोरेजिक कहते हैं, तो उस वजह से ब्लड लॉस होगा। तो एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सच एज मेनोरेजिया, है ना, तो आपके कहीं पे भी आपका ब्लड वेसल्स लीक कर जाए, इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एंड एक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मतलब है कि आरबीसीज अच्छे से मतलब अपने आप ब्रेक होने लग जाते हैं, तो उसको हीमोलाइटिक एनीमिया, यहाँ देखो लाइटिक वर्ड लग जाए यानी ब्रेक होना, है ना, यानी आरबीसीज डिस्टर्ब होने लगते हैं। एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है पता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है कि यहाँ पे आपके शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो गई तो आरबीसी सही से बन नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी के प्रॉपर मैच्योर होने के लिए विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड होना बहुत जरूरी है, आगे आप समझेंगे। तो अगर किसी को विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो फिर आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो अलग अलग टाइप्स के एनीमिया हैं जो कि आपने देखा। अभी तक का जो पार्ट था वो बहुत बेसिक था, जिसको मैं एक बार अगेन थोड़ा सा 1 मिनट में रिपीट करना चाहूंगा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड आपके शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड है, तरल पदार्थ है, जो कि आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज के द्वारा। ब्लड कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे ऑक्सीजन को कैरी करना, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, इन्फेक्शन से फाइट करना। हेमाटोपोएसिस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, उसको हम लोग हेमाटोपोएसिस कहते हैं। ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स में लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है जो 55% हिस्सा होता है, एंड सॉलिड पार्ट जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं, वो 45% होता है। कितना होता है, 45% हिस्सा, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ज़्यादातर जो हेमेटेनिक एजेंट्स हैं वो आपके आरबीसी को इंक्रीज करने में मदद करता है। अब ये देखो एनीमिया क्या है, अब खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो अगर किसी खून या आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, तो अगर किसी को रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल काउंट है उससे कम रहे और या तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हो तो उसको एनीमिया कह देते हैं। और एनीमिया में ऑक्सीजन सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से फटीगनेस, वीकनेस, पेल स्किन यानी हल्का पीला स्किन वगैरह देखने को मिलेगा। एंड एनीमिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि हाँ भैया ये टॉपिक जो बेसिक्स हैं
यहाँ मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ। कितने लोगों को बेसिक्स क्लियर हुआ, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का फीडबैक चाहूँगा। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो थोड़ा एक बार कॉमेंट में दिल बना देना। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तब मैं यहाँ से मेनली हेमेटनिक एजेंट आज का क्लास शुरू करूँगा। देखो भाई, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं एक घंटे में पूरा चैप्टर आपको मुंह पे बिना कुछ देखे रिवाइज करा सकता हूं, है ना, या फिर कुछ ऐसे स्लाइड्स के माध्यम से जो मैं आपको बना के दे दूंगा। लेकिन हाँ, वो आपका खोपड़ा में उतना पावर होना चाहिए कि उसको आप कंज्यूम कर सको, एक्सेप्ट कर सको, एंड आपका वो पावर हो जाएगा। एग्जाम से एक रात पहले 3 घंटे का समय लूंगा, पूरा फार्माकोलॉजी रिपीट करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, और आपका दिमाग वो एक्सेप्ट करते जाएगा तब जब आप पहले से ही शुरू से कुछ थोड़ा बात सुने हो, समझे हो। इसलिए कहता हूं शुरू से कम बस लाइव भी जुड़ता रहो, सो के ही जुड़ो, जैसे भी जुड़ो, लाइव जुड़ते रहो, और एक आध गो जो सक्सेस गाइड है उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लास्ट टाइम पे हम आपको एक A to Z सब कुछ आपको रिपीट करके देंगे, अच्छे से रिवाइज करवाएंगे, आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़े रहोगे तो लास्ट टाइम पे नहीं घुसेगा, उतना पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। नई चीज़ें दिमाग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस आएंगे। फिर आप हमको कहेंगे सर कोई जुगाड़ है, कहीं ना कहीं सेटिंग वेटिंग कराइए ना सर, आपका तो बहुत पहुंच होगा, यही ना कहते हो, बहुत सारा बच्चा कहता है। तो बाबू अगर सेटिंग कराने के चक्कर में रहते तो हमारा भी पहुंच है अच्छा खासा, ठीक है, ठीक है। तो हम भी आज, हमारा भी घर कच्ची का मकान नहीं होता, हमारा भी घर महल बन चुका होता है। लेकिन बाबू एक ईमान एक चीज होती है, ठीक है। हम ईमानदारी से शुरू से ही 2 पैसे ही कमाएंगे, लेकिन ईमानदारी का कमाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना कि शुरू से ही पढ़ो थोड़ा, ठीक है। चलो, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। अब हम लोग आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है। टिंकू सिंह जी कह रहे हैं चैट ऑफ करने से लाइव क्लास का मतलब क्या रह जाता है। अब आप ही लोग ना बताइएगा, देखते हैं कोई बच्चा आके लाइव क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। समय समय पर मैं आपके ओपिनियंस लेने के लिए चैट ओपन कर दूंगा। बाकी मेरा भी मानना है चैट ऑफ करके ही पढ़ना सही रहेगा। चलो भाई, 400 प्लस बच्चे भी लाइव हैं, क्या बात है, थैंक यू। चलो, अब नेक्स्ट है आपका हेमेटनिक एजेंट्स। हेमेटनिक एजेंट्स टॉपिक का नाम है। क्या होता है हेमेटनिक एजेंट्स? देखो, हिंदी में भी कर दिया हूं, आप लोगों के डिमांड पे इतना मेहनत करता हूं। हेमेटनिक एजेंट्स आर ड्रग्स और सब्सटेंस दैट इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। मैंने क्या बताया? हेमेटनिक एजेंट्स आपके देखो, एंड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यही बात तो मैंने बताया था। आपके ब्लड में आरबीसी का मात्रा बढ़ा देगा, आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। यानी ओवरऑल हेमेटनिक एजेंट आपके ब्लड में किसको बढ़ाने का काम करते हैं? तो हेमेटनिक एजेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके ब्लड में आरबीसी, कब यूज करोगे? जब आरबीसी कम हो जाए, एनीमिया के पेशेंट में यूज करते हैं ये सब चीजें, है ना। हाँ, तो ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनने में मदद करता है, और जिससे हीमोग्लोबिन भी और अच्छा से बनता है, ठीक है। हाँ, कह रहा है देखो, दे आर यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया की प्रिवेंशन यानी एनीमिया से बचाव और एनीमिया को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, देखो इसको हिंदी में क्या कह रहा है। हेमेटनिक एजेंट्स वे औषधियां हैं या पदार्थ होते हैं जो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाते हैं। किसका मात्रा बढ़ाता है? तो हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन, और लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स या तो रेड ब्लड सेल्स बोल दो, उसके निर्माण में सहायता करते हैं। वेरी गुड। इनका उपयोग मुख्यतः एनीमिया यानी रक्त अल्पता, इसको हिंदी में कहते हैं, यानी खून की कमी के रोकथाम एवं उपचार में किया जाता है। गुड। मैंने क्या बताया? हर कैटेगरी का कुछ हो ना हो, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, 2 चीज जरूर याद रखना है ना। मतलब क्या है उसका और उसका एक्शन। जब मतलब समझ में आ जाओगे तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन खुद ही याद रह जाएगा। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ, तो देखो डेफिनेशन तो समझ गए, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। आरबीसी का प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, प्रमोट करता है, हेल्प करता है कि भैया ज़्यादा ज़्यादा आरबीसी बने, हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज करता है। कहाँ यूज़ होगा? तो भैया एनीमिया के पेशेंट में यूज़ होगा। अब इसका क्लासिफिकेशन यानी हेमेटेनिक्स, जो कि ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, यानी कि ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या है? तो एक है आयरन, एक है सीधा सीधा आयरन, और एक होता है मैचुरेशन फैक्टर्स, और एक होता है एडजुवेंट हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स में आपका है आयरन। अब आयरन का भी अलग अलग फॉर्मेट है। एक होता है ओरल आयरन, जो ओरल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है, जैसे आपका फेरस सल्फेट,
फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, फेरस एमोनिएट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, बहुत सारे ड्रग हैं। तो आपको याद रख लेना है, 2-3 याद रख लेना, ज़्यादा नहीं। फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, जिसमें भी फेरस वर्ड लग गया वो आयरन होता है ना, याद रखना। हाँ, बस फेरस सुक्रोज ऐसा नहीं है कि वो, ये ओरल है, यानी ओरली फॉर्म में इसको लिया जाता है। कौन सा है? ओरल आयरन सप्लीमेंट क्या क्या हो गए बताओ भाई? फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमरेट हो गया, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, फेरस क्या कहते हैं एमिन्यूएट, फिर फेरस एमोनियम सिट्रेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे ड्रग हैं, लेकिन 2-3 ही एग्जाम्पल याद रखो, ज़्यादा नहीं। अब है पेरेंट्रल आयरन। पेरेंट्रल आयरन को याद रखने का तरीका क्या है कि पहले आयरन लगा था, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में, ये आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन मतलब क्या हुआ कि भैया क्या होता है, तो भैया आईवी इन्फ्यूजन या तो क्या कहते हैं आपका इंजेक्शन। पेरेंट्रल का मतलब होता है इंजेक्शन। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक आयरन डेक्स्ट्रन का इंजेक्शन दिखाता हूँ, ये देखो आयरन डेक्स्ट्रन, जो कि इंट्रा क्या कहते हैं कि इंजेक्शन है ना। अच्छा, ये वेटनरी का डॉक्टर है, वेटनरी का आपका दवाई यहाँ पे दिखा गया है। तो एक्चुअली ये आपका जो आयरन डेक्स्ट्रन वगैरह होता है, जैसे आयरन डेक्स्ट्रन हो गया, आयरन सॉर्बिटोल सिट्रिक एसिड हो गया, फिर फेरस सुक्रोज वगैरह हो गया, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज हो गया। तो आपको याद रख लेना आयरन डेक्स्ट्रन क्या है, इसका पेरेंट्रल आयरन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मतलब है फेरस सल्फेट, तो ज़्यादातर मोस्टली जो फेरस सुक्रोज को छोड़ करके, खाली फेरस सुक्रोज को छोड़ करके बाकी जितना भी फेरस वाला है सब ओरल आयरन सप्लीमेंट है। बाकी पेरेंट्रल कौन सा है? आयरन डेक्स्ट्रन है, आयरन सॉर्बिटोल है, और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है, फेरस सुक्रोज है। ठीक है, हाँ। अब है मैचुरेशन फैक्टर, ये तो सीधा सीधा आयरन है। आयरन का 2 फॉर्मेट, एक ओरली लिया गया और एक पेरेंट्रल लिया गया, अंतर तो यही है, खाली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर है, बाकी है तो आयरन ही, आयरन का ही फॉर्म। यस, अब बताना आप लोग, अब आप सभी लोग बताना कि भाई आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन का क्या है? हीमोग्लोबिन का में हीम वाला पार्ट है आयरन। ठीक है, अब देखो आरबीसी को मैच्योर होने के लिए, आरबीसी जब बनता है तो उसको मैच्योर होने के लिए जो मैच्योरेशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फैक्टर्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फैक्टर्स कहते हैं। जैसे विटामिन B12, विटामिन B12 ये भी मैच्योरेशन फैक्टर है। और मैंने बताया था 2 चीज़ें मैच्योरेशन फैक्टर हैं जो कि आपके आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है। एक है विटामिन B12, दूसरा है फॉलिक एसिड। क्या है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अगर इसकी कमी हो जाती है तो भी आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, क्योंकि आरबीसी इमेच्योर रह जाते हैं। अब विटामिन B12 में 3 प्रकार के ड्रग हैं, साइनोकोबालामाइन है, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन है, एंड मिथाइल कोबालामाइन है। ठीक है, एंड फॉलिक एसिड में फॉलिनिक एसिड वगैरह हो गया, तो वही फॉलिक एसिड हो गया। एंड एडजुवेंट में आपके हो गया कॉपर हो गया, पायरिडॉक्सिन हो गया, राइबोफ्लेविन वगैरह हो गया, ये सब आपके एडजुवेंट हेमेटेनिक्स हो गए। ठीक है, तो मेनली आपका हेमेटेनिक में क्या हुआ? आयरन हुआ और मैच्योरेशन फैक्टर हुआ। आयरन का 2 पार्ट, ओरल आयरन और पेरेंट्रल आयरन। ठीक है, हाँ। अब चलो आयरन के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। क्या है? आयरन एक इसेंशियल हेमेटेनिक एजेंट है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने बताया हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस तभी होगा जब आयरन होगा, क्योंकि याद करो हीमोग्लोबिन में जो आपका हीम वाला पार्ट है ये आयरन है, ये आयरन है। ठीक है ना। आयरन इज इसेंशियल हेमेटेनिक एजेंट, ये इसेंशियल हेमेटेनिक एजेंट हैं जो कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए जरूरत होता है। इट प्लेज वाइटल रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में वाइटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मददगार होता है। यानी कि ये जो आयरन है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन आप देख रहे हो ना, हीमोग्लोबिन का जो ये हीम वाला पोर्शन है यही आयरन है, यही क्या है? आयरन है। और आयरन ही बाइंडिंग साइट होता है ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन जाके आयरन से ही बाइंड करता है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन जो है ये ग्लोबिन वाले पार्ट से बाइंड नहीं करता है, यही हीम वाले पार्ट से यानी आयरन वाले पार्ट से बाइंड करता है, तब जाके वो ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, लो ये भी बता देता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 गो आयरन होता है, मात्र 4 Fe होता है +2 के फॉर्म में, 4 ही आयरन होता है, ध्यान रखना 4 ही गो आयरन होता है। तैन क्या होता है ये आपका, इसीलिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ओनली 4 ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है एक बार में, क्योंकि जितना आयरन उसी से ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ठीक है, यस, तो इसीलिए बोल रहा है आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से बाइंड ही करता है। आयरन प्रिपरेशंस आर मेनली यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन प्रिपरेशन का उपयोग किस चीज में होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में होगा।
कह रहा है देखो आयरन यानी लोहा एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो आयरन है वो उसकी बात हो रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण हिमैटेनिक एजेंट है। लोहा कहना सही नहीं होगा हिंदी करने के चक्कर में। आयरन एक महत्वपूर्ण हिमैटेनिक एजेंट है जो कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, राइट। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और ऑक्सीजन परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर है आयरन का उपयोग मुख्य रूप से आयरन से कमी होने वाले एनीमिया और उसके उपचार रोकथाम में यूज होता है। डेली रिक्वायरमेंट्स टू मेक गुड एवरेज डेली लॉस आयरन रिक्वायरमेंट्स आर, आयरन रिक्वायरमेंट का डेली एवरेज कितना होना चाहिए? जैसे एडल्ट मेल में 0.5 से 1 मिलीग्राम होना चाहिए, है ना। अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो 13 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से, ठीक है। हाँ, अब एडल्ट फीमेल में जो मेंस्ट्रुएटिंग है यानी कि जो प्यूबिक फीमेल है यानी कि किशोरावस्था में जिसको पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है एनीमिया, क्योंकि वहाँ पर मेंसेस वगैरह होते हैं, पीरियड्स पे होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसमें ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए महिला को ज़्यादा आयरन का जरूरत है, 1 से 2 मिलीग्राम। तो जितनी भी महिलाएं हैं, दीदी हैं, बहनें हैं यहाँ हमारे क्लास में, सब लोग खुद भी इस बात को समझिएगा कि आपको आयरन की ज़्यादा जरूरत है। तो मैं आयरन रिच फूड सोर्स बताऊंगा, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, दोनों में ऑप्शन है। आप जरूर उसको रेगुलर कंज्यूम कीजिए, आपको कभी भी अलग से आयरन की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा लेना सही रहता है, बाकी क्योंकि उस समय आयरन का डिमांड बढ़ जाता है बॉडी में, क्योंकि एक जिसम 2 जान पल रहा होता है ना, तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन जनरली आपको ज़्यादा जरूरत है। लड़कों को 0.5 to 1 mg, है ना, लेकिन लड़की को 1 से 2 मिलीग्राम, और पर केजी के हिसाब से 21 माइक्रोग्राम पर केजी। इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में प्रेगनेंसी के लास्ट 2 ट्राइमेस्टर में देखो ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लास्ट 2 ट्राइमेस्टर, देखो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। प्रेगनेंसी 9 महीने का होता है, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीना, 3 पहला 3 महीना, है ना, 1 to 3, 1 to 3, फिर तीसरा क्या हो गया 4 to 6, 4 5 6, एंड फिर कितना हो गया 7 to 9। तो ये 3 ट्राइमेस्टर हो गया, 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9। पहला ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी भी डेवलप हो जाता है, तो उस समय पे आपको आयरन की ज़्यादा जरूरत होती है। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर गायनोकोलॉजिस्ट आयरन सप्लीमेंट्स पेशेंट को ऐड कर देती हैं, क्योंकि उस समय पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। 3 से 5 मिलीग्राम आपको चाहिए होता है, बॉडी वेट के हिसाब से 80 माइक्रोग्राम। तो आपको याद रखना है एडल्ट मेल में 0.5 to 1, फीमेल में मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में 102, और प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 से 5 mg, ठीक है। हाँ, डाइटरी सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन के जो मुख्य सोर्स हैं वो क्या क्या हैं? देखो भाई, रिच सोर्स मतलब है जिसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका जो ये लीवर हो गया, कलेजी, है ना, कलेजी वगैरह होता है, जो आपका खस्सी का कलेजी वगैरह हो गया, या फिर होता है ना कलेजी वगैरह। हाँ, एग यॉक, जो अंडा का पीला वाला हिस्सा होता है उसको एग यॉक कहते हैं, जो पीला वाला हिस्सा होता है। ईस्टर, ड्राई बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट वगैरह होता है ना, वेजिटेरियन भी ऑप्शन है आपके पास। वेट ग्राम, ईस्ट वगैरह हो गया, जो आपके वीट ग्राम यानी कि जो आपके गेहूं वगैरह हो गए हैं, उसमें गेहूं रोटी खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है, तो क्योंकि गेहूं में आयरन पाया जाता है। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी आयरन पाया जाता है, जिसको जैसे देखो सब लोग मीट वगैरह खाता नहीं, जैसे मीट चिकन फिश में तो भर भर के होता है, लेकिन वो भी मीडियम सोर्स है। देखो मीडियम सोर्स क्या होता है, मीट, चिकन, फिश, स्पिनच, पालक, बनाना और एप्पल वगैरह में मीडियम में होता है। तो मेरा ख्याल से जो वेजिटेरियन है वो पालक और बनाना, एप्पल, एक एप्पल जरूर खाया करें, है ना। तो ये मीडियम सोर्स है। बाकी पुअर में जैसे देखो कम कम होता है, जैसे मिल्क से भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, या फिर उसके प्रोडक्ट से, और कुछ रूट वेजिटेबल्स जो जमीन के अंदर उसका जड़ खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, ये सब जड़ खाते हैं, तो वो सब वेजिटेबल्स। यानी मुख्य तौर पर जो वेजिटेरियन है वो पालक खाइए, बनाना खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, एप्पल खाइए, उससे आपका आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़े, आयरन का हो जाएगा मैनेज। और जो रिच, जो आपका नॉन वेजिटेरियन है, मीट, चिकन, फिश वगैरह खाइए, हो जाएगा काम, ठीक है, एग यॉक वगैरह में। चलो, अब है प्रिपरेशन एंड डोजेस। तो फेरस सल्फेट का डोज क्या होता है 200 mg, फेरस ग्लूकोनेट का 400 mg, फेरस फ्यूमरेट का 200 mg, फेरिक हाइड्रोक्साइड का 200-400 mg दोनों आता है, ठीक है। हाँ, अलग अलग mg है। अब है आपका एडवर्स इफेक्ट, जैसे इसमें क्या है, आयरन का एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है जिसको, तो इसमें क्या है, एपीगेस्ट्रिक पेन। जी हाँ, आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पर पेट के ऊपरी हिस्से में कई बार दर्द देखने को मिलता है। हार्ट बर्न यानी सीने में जलन देखने को मिल सकता है। नोजिया यानी मितली आना हो सकता है। वॉमिटिंग यानी उल्टी होना। स्टेनिंग ऑफ टीथ, दांतों पर दाग पड़ना, ठीक है। मेटालिक टेस्ट, मुंह में धातु जैसा स्वाद आ जाना, उसको मेटालिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलो अब बात करते हैं फॉलिक एसिड की।
फॉलिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। ये क्या है? फॉलिक एसिड। देखो भाई अभी आपने देख लिया क्या, आयरन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब मैचुरेशन फैक्टर में से विटामिन B12 और फॉलिक एसिड पढ़ना है, तो अभी मैं पहले फॉलिक एसिड बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब फॉलिक एसिड क्या होता है सुनना। फॉलिक एसिड एक वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है ना। विटामिन बी का ही पार्ट है फॉलिक एसिड भी, है ना। किसको कहते हैं, कौन सा विटामिन को कहते हैं? तो देखो विटामिन B12 हो गया साइनोकोबालामाइन, एंड विटामिन B9 हो गया फॉलिक एसिड। B9 को ही ना फॉलिक एसिड कहते हैं। एक बार कंफर्म करना, कंफ्यूजन तो नहीं है। विटामिन B9 ही आपका फॉलिक एसिड होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन बी का अलग अलग टाइप होता है। एक बार सब बच्चा कंफर्म करना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। विटामिन B9 ही ना होता है फॉलिक एसिड जी। हाँ, विटामिन B9 का केमिकल नेम थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9 थोड़ा सा एक बार, यस करेक्ट, हाँ मैं सही हूं, वेरी गुड। हाँ फॉलिक एसिड उसी को कहते हैं शायद, यस फॉलिक एसिड कहते हैं, बहुत बढ़िया फॉलिक एसिड कहते हैं। मेरा कंफ्यूजन क्लियर है। चलो हो सकता है तो गलत बोलने से अच्छा है थोड़ा चेक कर लेना, तो आप लोग ऐसा नहीं जज करने लग जाने का यार मास्टर को पता ही नहीं है। हम भी मशीन नहीं यार, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। चलो कोई नहीं, बाकी जज भी कर लोगे तो भाई कर लो, अपना घाटा तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। चलो फॉलिक एसिड विटामिन B9, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं खुले तौर पे कह देता हूँ हाँ भाई भूल गया हूँ, ध्यान से हट गया, है ना। हाँ चलो फॉलिक एसिड विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9 ध्यान रखना, ठीक है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही है, तो विटामिन B9 और B12 की कमी हो जाती है। ये विटामिन B9 और B12 क्या है? मैचुरेशन फैक्टर है। यानी जो फॉलिक एसिड आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो फॉलिक एसिड दिख रहा है ये B9 और ये B12 है, ये दोनों मैचुरेशन फैक्टर है, आरबीसी को मैच्योर करने में मदद करता है। तो फॉलिक एसिड आपका होता है। फॉलिक एसिड वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यस वाटर सोल्यूबल है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, दैट इज इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस, यस, और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए और सेल डिवीजन के लिए, वेरी गुड। एंड इट इज यूजुअली इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैंने बताया था ना, अगर किसी को आरबीसी की अगर किसी को फॉलिक एसिड की कमी हो गई, किसकी कमी हो गई? फॉलिक एसिड की कमी हो गई, और किसकी कमी हो गई? फॉलिक एसिड, और साथ ही साथ अगर आपका फॉलिक एसिड के साथ साथ क्या बोल रहा हूं मैं, आपका विटामिन B12 की कमी हो गई, तो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आरबीसी इम्यूच्योर रह जाता है, क्योंकि आरबीसी का जो डीएनए सिंथेसिस जो डीएनए सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, और आरबीसी सेल देखो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, तो इसके कमी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फिर कह देते हैं। इसका सोर्स क्या क्या है फॉलिक एसिड का सोर्स? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे सब्जी, साग सब्जी, पल्सेस, फ्रूट्स यानी दाल वगैरह, फल वगैरह, लिवर वगैरह में होता है, ठीक है। हाँ तो कह रहे देखो फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9, देखो लिखा हुआ है ना आगे, एक जल में घुलनशील विटामिन है जो डीएनए संश्लेषण, कोशिका विभाजन तथा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के रोकथाम एवं उपचार में किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? तो ये ब्लड में क्या करता है? फॉलिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विथ विटामिन B हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, याद रखना, और मैच्योर करने में भी हेल्पफुल होता है। आरबीसी प्रॉपर वर्क तभी कर पाएगा जब उसको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिलकर कहेगा चलो बाबू तुमको बड़ा करते हैं, है ना। जैसे भैया और भाभी मिलके बच्चे को पैदा किए, राइट, हाँ, लेकिन उसको मैच्योर करता है और उसको बदमाश बनाता है कौन, है ना, या फिर उसको होशियार बनाता है कौन? उसका चाचा चलो बेटा, है ना, वही वाला बात है। तो यहाँ पे फॉलिक एसिड और विटामिन B12, तो ये कह रहा है फॉलिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विथ विटामिन B यानी विटामिन B12 के साथ हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करता है, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट आयरन वर्क्स प्रॉपरली इन द बॉडी, और ये भी श्योर करता है कि हाँ भाई बॉडी में आयरन प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है। इंडिकेशन कब कब लेते हैं, कब कब इसका यूज करेंगे? तो न्यूट्रिशनल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल मतलब हुआ क्या? पहली बात तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यूज करेंगे जब आपका फॉलिक एसिड की कमी हो गई, अगर कोई फॉलिक एसिड का मात्रा कम हो गया ब्लड में तब यूज करेंगे, या तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, कई बार होता है प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की लेवल कम हो जाती है, तो उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, देखो वही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए, अब अलग अलग कंडीशन लगा दिया, जैसे एनीमिया एसोसिएटेड विद, अगर किसी को अल्कोहलिज्म या लीवर डिजीज है उस वजह से, या तो एनीमिया ऑफ मेलिग्नेंट डिजीज है तो उसके कैंसर वगैरह है उसकी वजह से, तो ओवरऑल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी फॉलिक एसिड की कमी होगी तो इसका उपयोग होता है, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कहाँ उपयोग नहीं होता है, कहाँ उपयोग नहीं होता है।
तो एलर्जी टू फॉलिक एसिड, अगर किसी को एलर्जी है फॉलिक एसिड से और एनी अदर मेडिसिन से तो उसको में यूज़ नहीं होगा। देखो किसी भी दवा का कॉन्ट्राइंडिकेशन 3 टर्म लिख देते हो आराम से, क्या क्या, तो भैया कोई पेशेंट का पहले से उसको एलर्जी है उस दवा से, कॉन्ट्राइंडिकेशन में सोचना ही नहीं है। दूसरा, अगर लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर फेल्योर पेशेंट, हेपेटिक फेल्योर जिसको कहते हैं, और तीसरा रीनल फेल्योर, किडनी, यानी किडनी, लीवर फेल और एलर्जी, ये 3 चीज लिख दोगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए सोचना नहीं है ज़्यादा। एक आध शब्द और लिखना हो तो लिख सकते हो, एक आध लाइन। लो विटामिन बी लेवल और पर्नीशियस एनीमिया, अगर किसी को पहले से ही विटामिन बी का लेवल कम है तो उसमें भी यूज़ नहीं करना। क्या कहते हैं, याद रखना, विटामिन बी ओवरऑल कम है तब। अब कैंसर है किसी को तो उस कंडीशन में भी, किडनी डायलिसिस है यानी कि किडनी का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी नहीं यूज़ करना है। अब नेक्स्ट है विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं, जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं, जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं, राइट। चलो आगे कंटिन्यू करें। विटामिन B12 ऑल्सो नोन एज कोबालामाइन, विटामिन B12 को और किस नाम से जानते हैं, तो कोबालामाइन के नाम से जानते हैं। कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन के नाम से जाना जाता है विटामिन B12 को, ठीक है। हाँ चलो भाई, विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालामाइन के नाम से जाना जाता है। इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। इट इज रिक्वायर्ड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, विच यूज एट इज को फैक्टर इन द डीएनए सिंथेसिस, यानी ओवरऑल डीएनए सिंथेसिस में बड़ा असरदार होता है। कौन, विटामिन B12 हो या फॉलिक एसिड हो। एंड इन बोथ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी मददगार होता है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी। विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस, विटामिन B12 इसलिए भी जरूरत है ताकि CNS डेवलप हो सके अच्छे से और प्रॉपर फंक्शन कर सके। हेल्दी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यस, हेल्दी रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी को मैच्योर करने का काम है इसका, अगर मैच्योर नहीं हुआ तो अगर ये इसकी कमी हो गई तो इमेच्योर आरबीसी बनता है। और डीएनए सिंथेसिस, यानी ओवरऑल और विटामिन B12 की बात करें, सीएनएस को डेवलप करना, अच्छे से वर्क करना, और रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होना, और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस करने में मददगार होता है, ठीक है। चलो ए हल्ला मत करो इधर। चलो अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, जैसे फिश, मछली, मीट, एग, लीवर, चीज, पनीर, पल्सेस, दाल वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हो गया। डेली रिक्वायरमेंट है 1 से 3 म्यूग्राम, है ना। चलो यूजेस क्या है, अगर किसी को एनीमिया हो गया, साइनाइड पॉइजनिंग हो गई तो उस समय भी यूज होता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, क्योंकि देखो भाई मैंने आपको बताया ना, साइकेट्रिक ये सीएनएस को डेवलप करने में भी हेल्पफुल होता है, तो उस कंडीशन में भी। प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, अगर किसी का ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, बोन कमजोर हो रहा है तो उस समय भी यूज होता है। इंप्रूव मूड एंड डिप्रेशन, हाँ मूड को भी अच्छा करता है, डिप्रेशन वगैरह से भी बाहर करने का काम करता है। कौन, विटामिन B12, ठीक है। चलो तो ओवरऑल हमने पढ़ लिया क्या क्या, हेमेटोनिक एजेंट क्या होते हैं, हेमेटोनिक एजेंट ये क्लासिफिकेशन, उसमें आयरन और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 तीनों को पढ़ लिए, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं ही। अब इसके सवाल को करके दिखाइए, एंड आपका चैट सेक्शन ओपन करता हूँ, आप सवाल करके दिखाइए। चलिए सवाल करके दिखाइए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया, कॉमन सिम्टम एनीमिया का कौन सा है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया, एनीमिया का कॉमन सिम्टम, फीवर, फटीगनेस, हेडेक, इंक्रीज्ड एपेटाइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया, एनीमिया का जो कॉमन सिम्टम होता है वो फटीगनेस यानी थकावट, ग्रेट, है ना, मैंने बताया ना एनीमिया में थकावट होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एनीमिया, इसमें से कौन सा एनीमिया का कारण नहीं है, बताओ। ब्लड लॉस, तो ब्लड लॉस तो एनीमिया का कारण है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, खून की कमी हो जाएगी। डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यस, आरबीसी कम हो जाए, ठीक है। इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, ज़्यादा आरबीसी ब्रेक होने लग जाए, ये भी कारण है। एक्सेसिव विटामिन सी इंटेक, ऐसा नहीं है, विटामिन सी ज़्यादा लेने से एनीमिया नहीं होता है, विटामिन सी ज़्यादा लेने से अच्छा है, ऑब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, है ना। आंसर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमेटोनिक एजेंट, आप लोग जवाब दो, पूछा हुआ सवाल है, मैंने बताया ना डेफिनेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। हेमेटोनिक एजेंट का प्राइमरी फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है, टू इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट,
टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। जवाब दो भाई, सारे बच्चे जवाब दो। तो याद रख लेना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमेटोनिक एजेंट्स, हेमेटोनिक एजेंट का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका क्या है, टू इंक्रीज वाइट ब्लड सेल नहीं, आपका टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से बचाता नहीं, टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यस आंसर सी, सारे बच्चे आंसर सी कर रहे हैं, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेमेटोनिक एजेंट, इसमें से कौन सा हेमेटोनिक एजेंट नहीं है, कौन सा इसमें से हेमेटोनिक एजेंट नहीं है, बताओ। आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड या एस्पिरिन। तो देखो भाई, आयरन भी हेमेटोनिक एजेंट है, विटामिन B12 भी है, फॉलिक एसिड भी है, एस्पिरिन नहीं है, एस्पिरिन एक एंटीप्लेटलेट एजेंट है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ आयरन इज मोस्ट इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करता है किस फॉर्म में सबसे बेहतर, फेरिक के फॉर्म में या फेरस के फॉर्म में, यानी +3 या +2, या हीम आयरन या नॉन हीम आयरन, ए और बी में। तो देखो फेरस ग्लूकोनेट, फेरस का क्या कहते हैं, आपको देखो ना फेरस का कितना सारा है, तो ये फेरस फॉर्म में ही एब्जॉर्ब अच्छा होता है, फेरस फॉर्म में। देखो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, है ना, हाँ, तो इसलिए आपका यहाँ पे फेरस हो जाएगा, फेरस फॉर्मेट, फेरस यानी कि Fe+2 के फॉर्म में सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन इज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली टू कॉज एनीमिया, किस कंडीशन में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है और एनीमिया कॉज होता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, देखो भाई, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो जाए तो मैंने बता दिया है मेगालोब्लास्टिक, जवाब दो। सिकल सेल एनीमिया नहीं, मेगालोब्लास्टिक यस। आयरन डेफिशिएंसी में आयरन की कमी होगी, करेक्ट। क्वेश्चन है, विच विटामिन इज क्लासिफाइड एज हेमेटोनिक एजेंट, इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि हेमेटोनिक एजेंट के तौर पर क्लासिफाइड है, यानी यूज होता है हेमेटोनिक एजेंट के तौर पर। तो हेमेटोनिक एजेंट के तौर पर यूज होने वाला कौन सा है, तो हेमेटोनिक एजेंट के तौर पर यूज होने वाला है विटामिन B12, वेरी गुड, आंसर सी कर रहे हो, करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। फेरस फ्यूमरेट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ हेमेटोनिक एजेंट्स, फेरस फ्यूमरेट किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है, फेरस फ्यूमरेट बताओ। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, आयरन प्रिपरेशन, हार्मोनल एजेंट या एंजाइम। तो फेरस फ्यूमरेट, तो भाई मैंने बताया था ये एक फेरस है ना, यानी आयरन का फॉर्म है, यानी आयरन प्रिपरेशन है, आंसर बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन, इसमें से कौन सा पेरेंट्रल है, तो देखो फेरस तो नहीं होगा, फॉलिक एसिड भी नहीं होगा, ये मैचुरेशन फैक्टर है। आयरन डेक्सट्रन, आराम से आंसर सी हो जाता, आराम से आंसर सी चल जाएगा। फेरस सल्फोनेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सुक्रोज को छोड़ करके बाकी सब फेरस वाला ओरल है, यहाँ पेरेंट्रल पूछ रहा है, तो आयरन डेक्सट्रन, आंसर सी। चलो, तो फाइनली आपका ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। एंड अगेन मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट क्या, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर आज एक वीडियो अपलोड हुई है ना, मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन मेडिसिन एंड देयर यूज़, है ना, बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत लाजवाब वीडियो है, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा आप लोगों का। सभी लोग, 14 मिनट की वीडियो है, जाकर जरूर देखिए। 10 ऐसे कॉमन कॉम्बिनेशन, जैसे पैरासीटामोल और एसिलोफेनेक का कॉम्बिनेशन होता है, और जैसे पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एमोक्सिसिलिन और क्लेवोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो 10 ऐसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो यूज़ किया जाता है और किस किस कंडीशन में होता है, क्या उसका डोज है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये सब कुछ बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग जाएंगे, देखेंगे इस वीडियो को, सेंट्रल फार्मेसी सर्च करेंगे, एंड जल्द से जल्द 30 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे। 29.9 है, बहुत जल्द से जल्द आप लोग 30 के कंप्लीट करिए, देन हम लोग 30 के को सेलिब्रेट करते हुए नए वीडियो को लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये क्लास अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, एंड मैंने पूरी अपनी जान लगा दी कि भाई आपको अच्छा लगे क्लास, बाकी आप लोग अपना एक ओपिनियन जरूर देना, ओके। थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहो, एंड सेंट्रल फार्मेसी को भी वैसे ही प्यार देते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।